देखो बेटा के सी एज वी हैव प्रिडिक्टेड के सी इक्वल्स टू फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने ये निकाला था सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी अपॉन ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर बी, राइट? यही निकाला था। यस सर। ये बेटा अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, तो दिस इज व्हेन square bracket represents concentration, means when concentrations were given, जब कंसंट्रेशंस दे रखी थी तो के सी ये दे रखा था एंड के पी, देखो के पी इक्वल्स टू के पी टर्म इज यूज्ड व्हेन गैसियस रिएक्शन इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस हो, तो उसकी केस में हम क्या पुट कर सकते हैं इसको, देखो सेम ऊपर वाले के जैसे ही के पी इक्वल्स टू यहाँ पे पी सी रेस टू द पावर सी, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर होंगे बेटा। ये जो भी कंसंट्रेशन है इनमें ये सारी क्या थी अपनी, दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा पी सी रेस टू द पावर सी इंटू पी डी रेस टू द पावर डी इक्विलिब्रियम अपॉन पी ए रेस टू द पावर ए इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी रेस टू द पावर बी। ठीक है बेटा, समझ गए ये के पी कैसे आएगा। ये के पी के अंदर ये क्या हो गया अपने पास, पी ए पी सी पी डी पी ए एंड पी बी, दीज आर द इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ऑफ सी डी ए बी। These are the equilibrium pressures। ठीक है बेटा। यस सर। तो अब देखो अपने को वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। देखो अज्यूम फॉर एग्जाम्पल अज्यूम द गैस टू बी आइडियल। अज्यूम द गैस एज आइडियल गैस अज्यूम कर लेंगे बेटा हम गैस को। तो आइडियल गैस अज्यूम करेंगे तो आइडियल गैस के अंदर प्रेशर क्या होता है अपना पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से यस दिस सर। इंप्लाइज पी वी कैन पुट इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी, राइट। अब देखो मोलैरिटी, अपनी मोलैरिटी किसके बराबर होती है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ये एन बाई वी को हम मोलैरिटी पुट कर सकते हैं। तो यस देखो सर। इसमें सेम ये जो ऊपर वाली दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो पीसी निकालेंगे अपन। पीसी मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सी। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सी बराबर हो जाएगा अपने पास ये एन बाई वी, तो सी के ले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स एन बाई वी ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू आर टी। बस आर टी आएगा इसमें, एन बाई वी तो ले लिया हमने, सी रेस टू द पावर सी ये स्मॉल सी इंटू आर टी रेस टू द पावर सी, राइट। तो यस सर। सिमिलरली अदर प्रेशर्स ले लेंगे इसमें हम, सिमिलरली अदर इक्विलिब्रियम प्रेशर्स, और वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2।
अब देखो सिमिलरली वी Yes, कैन sir. राइट पीडी। पीडी को क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ डी, ये पुट कर देंगे एन बाई वी ऑफ डी रेस टू द पावर डी इंटू आर टी रेस टू द पावर डी, राइट। पी ए को पुट कर सकते हैं हम एन बाई वी ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू आर टी रेस टू द पावर ए। पी बी को पुट कर सकते हैं हम एन बाई वी ऑफ बी रेस टू द पावर बी इंटू आर टी रेस टू द पावर बी। अब इन सब को पुट इन सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ पी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में बेटा अपने पास क्या था, के पी इक्वल्स टू पी सी रेस टू द पावर सी था इंटू पी डी रेस टू द पावर डी। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे सी के मोल्स है बेटा, तो सी के मोल्स को मैं ये पुट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी। देखो एन बाई वी ऑफ सी को ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ सी, यस और नो, रेस टू द पावर Yes, सी sir. इंटू आर टी रेस टू द पावर सी इंटू सिमिलरली डी रेस टू द पावर डी इंटू आर टी रेस टू द पावर डी अपॉन ए रेस टू द पावर ए इंटू आर टी रेस टू द पावर ए इंटू बी रेस टू द पावर बी इंटू आर टी रेस टू द पावर बी। कर सकते हैं बेटा ऐसे इसको हम। तो ये अपने पास के पी बराबर आ गया, के पी इक्वल्स टू सी रेस टू द पावर सी इंटू डी रेस टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा इसमें, देखो आर टी जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ना बेटा, यहाँ पे सी प्लस डी, आर टी रेस टू द पावर सी प्लस डी अपॉन आर टी रेस टू द पावर ए प्लस बी, राइट। Yes, sir. और देखो ये वाली पूरी टर्म को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको देखो बेटा ये वाली टर्म को, KC. दिस इज इक्वल टू के सी। तो वी कैन सब्सटीट्यूट के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी। देखो बेस सेम है इसमें, तो आर टी सी प्लस डी, और ये नीचे से हम इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी ए प्लस बी, राइट। बोलो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज, इसको हम Yes, पुट कर sir. सकते हैं के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होता है बेटा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। डेल्टा एन जी इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, राइट। Yes, sir. प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, मतलब प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स कर दो माइनस रिएक्टेंट्स के कर दो, यस और नो। Yes, sir. तो बताओ Yes, डेल्टा sir. एन जी ये कब बराबर हो सकता है, केपी के सी के बराबर कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल्स जीरो हो। Yes, sir. जब केपी के सी के बराबर हो जाएगा ना बेटा, किसी की पावर जीरो बराबर Yes, क्या sir. होता है 1, 1. तो व्हेन डेल्टा when delta Ng equals to 0 then Kp will be equals to Kc। जो गैसियस रिएक्टेंट्स और ये मतलब Ng जीरो जब ही हो सकता है जब कोई भी उसमें गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ना हो, यस और नो। Yes, sir. अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ये कांस्टेंट है तो यूनिट बताओ क्या होनी चाहिए, Kp की। जब Kp निकालेंगे हम तो इसमें प्रेशर को लेंगे हम किसकी टर्म्स में, प्रेशर यूज करेंगे हम एटमॉस्फेयर की टर्म्स में,
Yes, sir. और केसी निकालेंगे तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशंस, और कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट करेंगे मोल्स पर लीटर, राइट, Yes, sir. मोल्स पर लीटर। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स Yes, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा एज द नेम इंडिकेट, ये एक कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, यस और नो, बोलो। Yes, sir. तो मतलब इसकी जो हम पुट कर रहे हैं कि केपी जब निकालना है तो इसकी यूनिट्स को किसकी टर्म्स में पुट करेंगे, प्रेशर की टर्म्स में, और केसी पुट निकालना है तो किसकी टर्म्स में पुट करेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। लेकिन कांस्टेंट है तो उसकी तो कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए ना। यस सर। देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इनकी कंसंट्रेशंस हैं इनको हम प्योर से रिलेट करते हैं बेटा। तो इसके अंदर एक बात याद रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव नो यूनिट, गैसियस हो या उसकी, क्योंकि गैस की टर्म्स में हम प्रेशर में लेंगे और कंसंट्रेशंस की टर्म्स में हम मोल्स पर लीटर में, नो यूनिट्स, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज based upon activity of रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी की टर्म्स में लेंगे बेटा इसको हम। देखो इनकी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा अपने को, और सी को याद करो मैंने अभी कहा था कि सी रेज टू द पावर सी ये उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, यस और नो। Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये इसकी एक्टिविटी ऑफ सी की बराबर होगी, ये पुट कर दिया यहाँ पे, मान लो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एक्टिविटी को, तो एक्टिविटी बराबर होती है कंसंट्रेशन उसकी सी की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन इन प्योर स्टेट, ये तो होगी प्योर स्टेट में, और ये होगी इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो उसको रिलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन बराबर यूनिटलेस आ जाएगी, नहीं आएगी। Yes, sir. ऐसे प्रेशर को निकालेंगे प्योर स्टेट से तो ये यूनिटलेस चीज हो जाएगी बेटा, समझ गए। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखोगे तो उसके अंदर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा कोई भी, तो उनके जगह पे भी उनका ओन एक्टिव मास होता है, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट रहता है कोई भी। फॉर एग्जांपल प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड और लिक्विड एक्टिव मास रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए हम उसकी कंसंट्रेशंस को क्या पुट कर लेंगे, यूनिटी पुट कर देंगे, उसकी कंसंट्रेशंस हो या प्रेशर्स हो। पर प्रेशर तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज़ करेंगे हम, उनकी कंसंट्रेशंस को हम क्या पुट कर देंगे बेटा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा वो। Yes, sir. समझ गए बेटा। बोलो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशंस को क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, उनका दोबारा बता। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास रहता है, एक्टिव मास वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्टिव मास कैसे निकालेंगे, देखो जैसे किसी भी प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन बराबर ऐसे ही तो पुट करेंगे उसकी मोल पर लीटर, यस और नो। Yes, sir. और मोल को क्या लिख सकते हैं हम, मोल को लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू Molar mass. वॉल्यूम।
मोलैरिटी यही Yes, होती है sir. ना अपनी। Yes, sir. अब देखो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी Yes. पुट कर सकते हैं, तो ये होगी उसकी डेंसिटी अपॉन मोलर मास, राइट? बोलो, Yes, sir. डेंसिटी अपॉन Yes. मास, और इसको पुट कर सकते हैं ये मॉलिक्यूलर मास। ये रहेगी नहीं रहेगी? तो प्योर देखो मॉलिक्यूलर मास किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा बेटा? अरे बोलो। Yes, sir. तो तो प्योर सॉलिड का जब कांस्टेंट रहेगा मॉलिक्यूलर मास, तो डेंसिटी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट ही रहती है या वेरी करेगी? Constant. बेटा डेंसिटी भी क्या रहती है? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Yes, sir. सो दिस इज कांस्टेंट and this density is constant at constant temperature, constant particular temperature पे constant, तो ये constant अपॉन constant नया constant नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो बेटा constant को जब इक्विलिब्रियम constant से मल्टीप्लाई करेंगे तो constant ही रहेगा, नहीं समझे? नहीं सर, समझ गए. बोलो बेटा, कौन पूछ रहा था? समझ गया क्या? कार्तिक Yes, sir. समझ गया? Yes, sir. बोलो। मतलब देखो ये जो एक्टिविटी मेन चीज़ है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को इसको तो मान लो जो सी प्योर स्टेट में, और इसको हम बोल देते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये जो सी नोट है इसको क्या बोल देंगे? एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट से बताओ कैसे निकालेंगे फिर? एक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगी अपनी? देखो कंसंट्रेशन बराबर, इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं अपन, कि इसको यूनिटलेस क्यों मान रहे हैं हम इसके अंदर। देखो एक्टिविटी को प्योर से रिलेट कर रहे हैं ना बेटा, तो जैसे अपनी कंसंट्रेशन टर्म यूज में ले रहे हैं यूजुअली हम यहाँ पे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मोलैरिटी को उसकी एक्टिविटी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो मोलैरिटी इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगी? उसकी एक्टिविटी के बराबर, राइट? तो वो इसकी यूनिट फिर कांस्टेंट हो जाएंगी ना एक्टिविटी की टर्म्स में। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देखो कोएफिशिएंट्स की कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ पे। ये जो भी एक्टिविटी कोएफिशिएंट होगी टर्म, इसकी कोई यूनिट होगी या नहीं होगी? नो यूनिट। अब मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, एक्टिविटी की यूनिट मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल होगी ना बेटा? यस सर. अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ऐसे जैसे नाम में पता चल रहा है कि कांस्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट equilibrium constant is constant for a particular reaction at given constant temperature। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, इसका मतलब टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा ये। यस और नो? यस सर, डिपेंड करेगा टेम्परेचर। Yes, sir. एंड इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ। देखो एक हमने पहले फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड से। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। किस साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है? रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से। ठीक है बेटा?
पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल याद रखना है किससे चेंज हो सकता है, ओनली इट कैन चेंज विद टेम्परेचर। और देखो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा, हेंस इट चेंजेस विद टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर के साथ वेंट ऑफ इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। लॉग ऑफ K2 तो मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट T2 टेम्परेचर, और K1 है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। तो ये बराबर होता है डेल्टा H नोट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन अपॉन 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी एट T2 टेम्परेचर और K1 इज एट T1 टेम्परेचर। इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे हम K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। केवल ये टेम्परेचर के साथ होगी, और टेम्परेचर के साथ ऐसे वेंट ऑफ इक्वेशन से इट इज गिवन बाय वेंट ऑफ इक्वेशन Yes. कि ऐसे चेंज होगी। अब देखो नेक्स्ट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा बेटा उसका। इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड then equilibrium constant will be inversed। देखो कैसे, कोई भी रिएक्शन मान लो अपने पास, जैसे ये अमोनिया की हेबर्स प्रोसेस, N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। देखो बेटा अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया हमने, मान लो इसका Kp लिख देते हैं, गैसियस हैं तो सारे Kp, तो Kp विल बी इक्वल टू होगा अपने पास प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन P ऑफ N2 इंटू P ऑफ H2। ऐसे लिखेंगे बेटा इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, समझ गए ये? यस सर। अब मान लो इस रिएक्शन को उल्टी कर दें हम, उल्टी मतलब ये 2NH3 डिकम्पोजिशन कराएं इसका, 2 अमोनिया गैस का, तो इसका डिकम्पोजिशन करवाने पे बनेगा अपने पास नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से न्यू Kp डैश विल बी इक्वल टू P ऑफ N2 इंटू P ऑफ H2 रेज टू द पावर 3 अपॉन P ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2, राइट? यस सर। तो बेटा Kp और Yes, sir. Kp डैश में देखो क्या रिलेशन होगी, Kp बराबर 1/Kp डैश होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन को हम पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी सेम वे में चेंज हो जाएगा बेटा। देखो थर्ड, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by suitable coefficients, then value of Kc और Kp also changed इन द सेम वे। Kp और Kc की वैल्यू भी बेटा उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है?
देखो कैसे कि अपने पास यही ऊपर वाली रिएक्शन ले लो। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। ठीक है बेटा। अब देखो इसकी Kc वैल्यू निकालनी है, तो Kc वैल्यू बराबर होगी अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 अपॉन H2 इंटू I2, राइट। Yes, sir. Yes, अब sir. इसके अंदर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं 2 से। डिवाइड अबोव इक्वेशन बाय 2। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा अपने पास बन जाएगी हाफ H2 प्लस हाफ I2 इट गिव्स HI, राइट। तो यहाँ से Kc डैश, Yes, sir. Kc डैश अपना आ गया HI अपॉन H2 की पावर हाफ इंटू I2 की पावर हाफ, राइट। बोलो बेटा। Yes, sir. अब बताओ Kc और Kc डैश में क्या रिलेशन होगी दोनों में। देखो बेटा जो Kc है, Kc अगर इस Kc को मैं दोनों साइड से हाफ से डिवाइड कर दूं तो Kc डैश आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दें हम। देखो 1/2, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 1/2। तो ये नीचे वाली Yes, sir. एक्सप्रेशन आ जाएगी, नहीं आएगी। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो दिस इम्प्लाइज, तो Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc की पावर हाफ। समझ गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मान लो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी सूटेबल कोएफिशिएंट से। फॉर एग्जांपल अपने पास रिएक्शन है हाफ H2 प्लस हाफ I2 इट फॉर्म्स HI। तो इस रिएक्शन के लिए हमने Kc की वैल्यू निकाल ली, Kc इक्वल्स टू HI अपॉन H2 इंटू I2। अब इसको मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बेटा बाय 2। सर हाँ बेटा। सर पावर में 1/2 भी आएगा ना H2 और I2 की। कहाँ पर? यहाँ पे, हाँ ये जो- पावर में 1/2 आएगा बेटा, ये इसमें 1/2 राइट। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आ गई H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहाँ से Kc डैश को बेटा हमने लिख दिया HI रेज टू द पावर 2 अपॉन H2 इंटू I2, राइट। तो इन दोनों में बेटा देखो ये रिलेशन लिख सकते हैं हम, Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc रेज टू द पावर 2। इसको दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो Kc की पावर 2 HI की पावर 2, और ये 1/2 की 1 हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। Yes, sir. तो जनरली देखो क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो बेटा, n कोएफिशिएंट है तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो जनरली Kc डैश मतलब नया Kc विल बी इक्वल टू Kc की पावर 1/n। ये तो कब आ जाएगा, जब व्हेन रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, और Kc डैश विल बी इक्वल्स टू Kc की पावर n when we multiply the reaction by n, right? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, ये थी फोर्थ मतलब व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय शूटेबल कोएफिशिएंट। जब किसी भी रिएक्शन को हम शूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये आएगी। उसके बाद फिफ्थ
जब कोई भी रिएक्शन बेटा मल्टीपल स्टेप्स में हो, व्हेन एनी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स, तो मल्टीपल स्टेप्स में बेटा सब स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना उसमें, देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट then Kc will be equals to product of constant of each step. देखो बेटा कैसे, जैसे कोई भी H2SO4 है अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 ऐसे इक्विलिब्रियम में मान लो इसके H प्लस HSO4 माइनस, तो इसका K1 हम ऐसे लिख सकते हैं, K1 विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू HSO4 माइनस अपॉन H2SO4 कंसंट्रेशन, राइट। अब देखो HSO4 माइनस ऐसे डिकम्पोज होता है इंटू H प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ से K2 को पुट कर सकते हैं हम, K2 विल बी इक्वल्स टू H प्लस इंटू SO4 2 माइनस अपॉन HSO4 माइनस, राइट। कर सकते हैं ऐसे पुट? यस सर। अब देखो बेटा कि ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं हम इन दोनों रिएक्शंस को कि H2SO4 ओवरऑल डिसोसिएट हो रहा है, 2H प्लस देता है ये, 2H प्लस इंटू SO4 2 माइनस, तो देखो इसका K बराबर आएगा, K विल बी इक्वल टू H प्लस रेज टू द पावर 2 इंटू SO4 2 नेगेटिव अपॉन H2SO4, राइट। यस। तो देखो दिस इंप्लाइज K को बेटा मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ यहाँ पे K1 इंटू K2, देखो K1 K2 को मल्टीप्लाई कर दो, n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो n कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो HSO4 माइनस इसमें न्यूमिनेटर में इसमें डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये H प्लस की पावर 2 होगी इंटू SO4 अपॉन H2SO4, राइट। बोलो बेटा, बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। अगर सर नेक्स्ट Yes, sir. six, the value of H2, the value of Kc और Kp की वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, वैल्यू ऑफ Kc और Kp is not affected by the एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब ऐड कर देंगे बेटा रिएक्शन में, तो उसके रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, वो मतलब इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेनमेंट में हेल्प करेगा, जल्दी अटेन हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं ये बातें? Yes, sir. अब देखो Yes, बेटा sir. दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। homogeneous equilibrium and heterogeneous। देखो होमोजीनियस मतलब जब सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में हो बेटा, सेम फेज में। व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज में तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और कोई भी एक डिफरेंट फेज में हो तो व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टू
टू और मोर डिफरेंट फेस में हो उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। ठीक है, देखो जैसे Yes, sir. होमोजीनियस का मतलब अभी अपन ने एक एग्जांपल लिखा था N2 गैस प्लस H2 गैस, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। देखो बेटा सारे सेम फेज में है ना, इसमें गैसियस हैं सारे। हेट्रोजीनियस देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, 2 फेज हो अलग अलग, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा हम क्या पुट करेंगे बेटा, कांस्टेंट लेंगे, Constant. याद रखना ये। ठीक है, यस सर। देखो उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास रिएक्शन कोशेंट। जो कार्तिक तू पूछ रहा था ना वो बता रहा हूं बेटा, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को QC से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट के अंदर क्या डिफरेंस होगा कि रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है कि इट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क क्या हुआ, बोलो। देखो रिएक्शन कोशेंट मतलब इट इज द रेशियो ऑफ concentration of products to that of reactants each raised to the power of their stoichiometric coefficients। ठीक है बेटा, it is the ratio of concentration of products to the concentration of reactants each raised to the power of stoichiometric coefficients at any stage of reaction, at एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कब डिफाइन करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही, यस और नो। यस सर। तो ये इन दोनों में देखो Yes, बेसिक sir. डिफरेंस होगा, तो सेम एक्सप्रेशन वही रहेगी अपनी यहाँ पे QC। तो QC बराबर हम पुट कर सकते हैं C रेज टू द पावर C इंटू D रेज टू द पावर D अपॉन A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B, राइट। यस सर। अब देखो बेटा कि रिएक्शन कोशेंट मतलब इसका मतलब रिएक्शन कोशेंट वेरी करेगा, QC वेरीज विद टाइम, QC टाइम के साथ वेरी करेगा। अब देखो टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये प्रेडिक्ट इट इज हेल्पफुल इन predicting the direction of reaction। ये रिएक्शन के डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट करने के लिए बेटा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब देखो रिएक्शन के डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम QC की वैल्यू से, इसको ग्राफिकली देखो हम ऐसे प्रोसीड बना लेते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए कि 3 अलग अलग पॉइंट बना लेते हैं। ये अपने पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है K को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और ये इसके बगल में रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा Q को,
ये QC है और ये KC है। देखो यहाँ पे QC बराबर KC है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, Yes, sir. रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। अब देखो दो इसके अलग अलग केस बन जाएंगे, एक तो बेटा जब QC ज़्यादा हो और एक जब KC ज़्यादा हो, राइट। देखो ये है QC और ये है बेटा KC। देखो KC ज़्यादा है ना इसमें, Yes, sir. KC इज ग्रेटर देन QC। तो अब बताओ रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, बताओ। देखो बेटा QC कम है, QC कम है मतलब ये C और D ये कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कम होंगे। कम होंगे, शाबाश। तो मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इनको बढ़ाना पड़ेगा, Yes, बोलो। sir. तो इनको Yes, sir. बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि रिएक्शन शुड फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स। इसके केस में क्या बोल सकते हैं हम कि रिएक्टेंट्स शुड फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स, राइट। Yes, sir. देखो दूसरा केस क्या बन जाएगा इसका, दूसरा केस में हम KC को क्या कर दो, KC को कम कर दो, ये हो गया KC, और QC को क्या कर दो, QC को ज़्यादा कर दो। अब देखो QC ज़्यादा है मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादा है। अब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बताओ रिएक्शन को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, बताओ बेटा। बनाना पड़ेगा ना इसके अंदर, मतलब यहाँ पे मोर क्या बनाने पड़ेंगे, मोर रिएक्टेंट्स शुड फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मोर रिएक्टेंट्स, मोर रिएक्टेंट्स शुड बी फॉर्म, मतलब रिएक्शन शुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा, सब समझ में आया नहीं आया ये? Yes, sir. हाँ, yes, sir. Yes, अब sir. देखो ये जो KC का जो किस तरीके से एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करेगा बेटा, इसमें KC की वैल्यूज गिवन होंगी आपको डिफरेंट, और उसमें ये पूछा जाएगा कि मतलब कौन सी इसका रिएक्शन का एक्सटेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखो इफ KC, अगर KC की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, तो ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। बोलो। दूसरा देखो, इफ KC इज लेस देन 10 की पावर -3, तो उसमें हम बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब मोर रिएक्टेंट्स बनेंगे, और इनकी इंटरमीडिएट वैल्यू होगी बेटा कंपेरेबल वैल्यू, जैसे बीच की वैल्यू हो तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, राइट। Yes, sir. इफ वैल्यू -3 से 10 की पावर +3, तो इन दोनों की इंटरमीडिएट होगी स्टेज। समझ गए बेटा? इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। बोलो बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? कार्तिक समझ गया कि ये QC और KC कैसे प्रेडिक्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को? Yes, sir. अब इसके क्वेश्चंस और लीच एटलियस प्रिंसिपल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, sir. सो ओके, थैंक यू।